जी वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7। आप देख रहे हैं फैमिली लॉ पे बेस्ड आपका प्रोग्राम। हम जी ब्रेक से पहले हम लोग हमारे साथ मौजूद थी नातिया शादरा से हमसे सवाल पूछ रही थी कि कुछ सवाल इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो मुझे नज़र आई हैं, शायद वो खुद भी इतनी क्लियर नहीं थी कि उनको चाहिए क्या, इस वक्त उनकी डिमांड क्या है। इन्होंने बताया कि इनकी शादी ज़बरदस्ती हो गई थी इनके हस्बैंड के साथ और अब जो है 2 साल से ये अपने जो है वो पेरेंट्स के पास ही रह रही हैं, अपने मैके में आके बैठी हुई हैं और अब इनको कोई ना नफ़का भी नहीं पे किया जा रहा, जबकि वो रहना भी चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो इस सूरत में आप क्या रिकमेंड करती हैं? इस हालात में कोई क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के हालात, ज़बरदस्ती शादियों का रुझान और इस तरह की चीज़ें भी कुछ देखने में आती हैं, उस पर आप देखिए। ज़बरदस्ती शादी तो 2 सूरतों में हो सकती है, या तो इनको अगवा कर लिया उस आदमी ने और फिर इनसे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लिया, तो वो तो बहुत बड़ा एक जुर्म है और वो उसी वक्त इनको चाहिए था कि एक FIR दर्ज कराती हैं और फिर वहाँ से इनकी उसको जेल भी हो जाती और इनको उस बेसिस पे तलाक भी मिल जाती, तो ये तो बात ही बहुत आसान थी। दूसरी बात ये नज़र आती है कि शायद इनके वालिदैन ने किसी शख्स के साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी, या तो उससे हक महर उन्होंने वसूल कर लिया और इनको कुछ नहीं मिला, या क्या वजूहात थे ये भी नहीं समझ में आई। लेकिन अब जब ज़बरदस्ती शादी के बाद उसने 2 साल के बाद तलाक दिया, वो कहते हैं उसके पास रहना चाहती हैं और ये 2 साल से मेके में बैठी हुई हैं, इसकी क्या वजह है ये समझ नहीं आ सकी कि कैसे हुआ। लेकिन अगर अब ये मेके में हैं और ये वापस भी जाना चाहती हैं और उसने 2 साल का खर्चा भी नहीं दिया, तो सबसे तो आसान ये है अपनी यूनियन काउंसिल में दरखास्त है चेयरमैन कि जी 2 साल हुए इसने मुझे शादी घर से निकाल दिया हुआ है और ये मेरा निकाहनामा है और मुझे खर्चा भी नहीं दिया, इतनी इसकी कमाई है, मैं इसकी बीवी हूँ, बच्चे अगर कोई नहीं है तो फिर बीवी का अपना खर्चा तो बनता है अगर तलाक नहीं दी हुई, और अगर वो इनको नहीं बसाना चाहता तो फिर सबसे पहली बात तो ये है कि वो तलाक दे देगा। लेकिन तलाक देने के मौके पे भी जितना अरसा इनको नहीं बसाया, यूनियन काउंसिल के ही ज़रिए उनको उस वक्त के दौरानिए के लिए खर्चा मिल सकता है और जब तलाक वो आके अदालत में दे दे उसके भी 4 महीने यानी कि इद्दत का जो पीरियड है 3 महीने उसकी ये ले सकती हैं मेंटेनेंस जो है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो है वो ये कि आपने मेंटेनेंस के मुतालिक बताया सेक्शन 9 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, जो कि मेंटेनेंस यूनियन काउंसिल का जो इख्तियार है मेंटेनेंस के जो समाअत करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, क्या उसकी जो एक बाइंडिंग फोर्स है उनके डिसीजंस की वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह के मेंटेनेंस के दावे जो है सिविल कोर्ट में किए जाते हैं? अगर यूनियन काउंसिल में लोग मतलब जाना पसंद करें एज़ कम्पेयर टू कोर्ट में जाएं, लॉयर इंगेज करें, ये प्रोसेस ज़रा कुछ आसान है, इसमें लॉयर इंगेज नहीं करना पड़ता, आप सिंपल एप्लीकेशन देते हैं, इनका जो डिसीजन आता है क्या उसकी भी वही वक्त है या उसकी वही बाइंडिंग फोर्स है जिस तरह से अदालत की जो डिक्री हो जाती है मेंटेनेंस का सूट? इस पर कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल उतनी ही बाइंडिंग फोर्स है और ये पसंद और नापसंद की बात नहीं, ये मजबूरी की बात है। आपको पता है कि हमारी 70% तो देहात में रहती है, वहाँ ख़वातीन को ये पता ही नहीं कि अदालत कहाँ है, अदालत तक पहुँचना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, फिर खर्चा देना वकील का और दीगर जो अखराजात आने जाने और सारा कुछ, वो तो उनके लिए नामुमकिन है। तो ये बहुत सहल हो गया है कि अगर कोई औरत अपनी दादरसी कराना चाहे तो वो यूनियन काउंसिल तो उनकी दहलीज पे है, अपने ही उस गांव में जिसमें वो रहती हैं या कस्बे में या तहसील में जहाँ भी है, वहाँ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास जाके दरखास्त डाले और अपने हाथ से लिख सकती है, और अगर खुद नहीं लिखना आता तो किसी से वो एक अर्जी नवीस से लिखवा ले या किसी बड़े से लिखवा ले और जाके डाल दें कि जी इतना अरसा हुआ है शादी को, ये हकायक है, ये आदमी इतना कमाता है, जिम्मेदार है, दुकानदार है, मुलाजिम है और ये इसकी तनख्वाह है। और यूनियन काउंसिल वाला जो चेयरमैन है वो फिर उसको बुलाएगा शौहर को और आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी जिसमें एक बीवी का नुमाइंदा होगा, एक शौहर का नुमाइंदा होगा और एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो होगा, और उसमें वो तमाम हकायक को देके जब फैसला करता है तो उसको जो मुनासिब शौहर की तनख्वाह है या आमदन है उसके हवाले से बीवी को उस अरसे का खर्चा देगा जिस अरसे में वो उसकी बीवी थी और उसने इसको खर्चा नहीं दिया। और ये तो साबित हो जाएगा, हमसाए भी आके कह सकते हैं, कोई भी आके बता सकता है कि जी इतना अरसा इसको हो गया है कि ये बस नहीं रही, तो उसके बावजूद और वो जब खर्चा यूनियन काउंसिल जो है वो अवार्ड करती है और अगर वो शौहर पे नहीं करता तो वो उसमें मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में ये बात मौजूद है कि वो फिर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर वो जमींदार है उसकी ज़मीन अटैच हो सकती है, उसका जो आमदन है उसमें से पहले खर्चा जो है जो रिसीवर मर्ड होगा वो पहले बीवी का खर्चा देगा, बाकी जो बचेगा उसको मिलेगा। अगर दुकानदार है तो वो उसकी दुकान में जो आमदन है
उसके ऊपर अटैचमेंट हो सकती है। अगर वो मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह जो है, जिस जगह वो मुलाजिम है वहाँ उसकी जो तनख्वाह है उसके ऊपर ये पाबंदी लग सकती है कि जी पहले ये खर्चा जो डिक्री हुआ है ये इसको मिलेगा बीवी को, बकाया जो रकम है वो शौहर को मिलेगी। और अगर कोई सूरत वो कह देता है जी मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, तो फिर वो जेल जाएगा। तो जेल जाने से तो हर एक बंदा कतराता है, वो पैसे दे ही दे। और कुछ आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि यूनियन काउंसिल जो है कुछ जो है अदम एतमादी भी देखी जाती है हमारे यहाँ पे, कि उस तरह से लोग एतमाद भी नहीं करते हैं यूनियन काउंसिल में, डायरेक्टली कोर्ट में जाके अप्रोच करते हैं, मेंटेनेंस के दावे भी होते हैं। इस पर कुछ और बात आपसे मजीद पूछूंगा, इस वक्त प्रोग्राम में कॉलर लेना चाहेंगे हम लोग, शामिल करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शगुफ्ता गौरी लाहौर से बोल रही हूँ। जी शगुफ्ता, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मेरी बेटी की शादी 3 साल पहले मोहम्मद साबर सदीके से हुई थी, जो लाहौर का रिहायशी है। मैं भी लाहौर में रहती हूँ। बेटी की मैंने शादी की, वो ऑलरेडी बाद में पता लगा कि 4 उसकी शादी हुई थी, 5वीं मेरी बेटी से की थी, अब 6वीं भी शादी कर ली है। लेकिन मैंने तो खुला ले लिया अपनी बेटी का, मतलब ये। और ये मैंने प्रोग्राम जो है, ये मैडम नासरा भी मेरी उस पे आई थी, प्रोग्राम में बोली थी, जो इंसाफ तो प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज पे लगता है। तो ये है कि मेरी बेटी, मेरा मुकदमा चल रहा है, मैंने खुला ले लिया अपनी बेटी का। और मैं ये चाहती हूँ कि एक तो मेरी बेटी पिंडी से लाहौर आती है, मेरा क्या केस उधर ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चा 3 साल का है, लेकिन जो कोर्ट है वो रात को रहने के लिए बच्चा देती है, हालांकि बच्चा 3 साल का हो, उसका हक नहीं बनता कि वो जाके वहाँ पर रहे। घर में उनकी कोई औरत नहीं है, घर में सिर्फ उसकी माँ है, लड़के की वो दादी यानी बच्चे की, तो घर में कोई संभालने वाला नहीं, क्योंकि जो भी बीवियाँ उसने शादियाँ की हैं, शादियाँ कर करके छोड़ता गया और खर्चा भी नहीं देता। अब मैंने खर्चा पिंडी से, मेरी बेटी पिंडी मतलब शादी कर दी है मैंने, वो पिंडी में होती है, तो वहाँ पर मैंने खर्चे के लिए अभी 2-3 दिन पहले मैंने खर्चे के लिए अप्लाई किया। जब वो खर्चा ही नहीं देता तो किस बात का वो बनता है कि मैं बाप हूँ और मैं उसको अपने पास लेना चाहता है। अभी बच्चे आपके पास ही हैं? बच्चा हमारे पास है, और क्या नाम, मेरी बेटी की शादी कर दी है, और ऑलरेडी उसने 4 शादियां पहले की हुई थी। और निकाह नामे पर जो निकाह नामा जब शादी हुई थी मेरी बेटी की, तो उसने अनमैरिड शो किया था। क्या मैं इस अनमैरिड जो शो किया, इस पे भी कोई मुकदमा आप कर सकती हूँ? जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू जी। शगुफ्ता हमारे साथ लाहौर से थी, और मतलब खासी इनके ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कुछ परेशान भी लग रही थी। उन्होंने बताया कि जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, उन्होंने 5वीं शादी इनकी बेटी से की, उससे पहले वो 4 शादियां कर चुके थे, प्रॉब्ली जो है वो किसी एक को छोड़ चुके हैं और 4थी शादी बन गई है उनकी। और दूसरी बात, खुला अब ये ले चुकी हैं। सबसे पहले तो जो इनके सवाल था वो कोर्ट, जो इनकी जो भी मैटर जो है पेंडिंग है अदालतों में, वो चाह रही हैं कि लाहौर से वो पिंडी में ट्रांसफ़र हो जाए। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के हवाले से बात उन्होंने की। हम देखते हैं वेस्ट पाकिस्तान जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, उसमें हाई कोर्ट को ही इख्तियार दिया गया है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है एक ही ज़िला में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि मतलब उसके लिए मैं मज़ीद आपकी भी इसमें ओपिनियन चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कोर्ट जो है वो एक जज से दूसरे जज के पास केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाई कोर्ट विद इन द प्रोविंस, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो पूरे पाकिस्तान में किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी केस ट्रांसफ़र करते। उनमें क्या सर्कमस्टेंसेस आपको दिखाने पड़ते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है कि हमारे लिए इतनी मुश्किलात हैं, हम नहीं आ सकते, सोर्सेज नहीं हैं कि केस पेंडिंग जो है वो ट्रांसफर हो सके? देखिए यहाँ पे मसला ये है कि इनकी बेटी ने दूसरी शादी कर ली हुई है जी। तो अब जहाँ तक उस बच्चे की हिजानत का ताल्लुक है, तो वो तो नानी के पास है और इनकी हिजानत बनती भी है। अगर वालिद का किरदार इस तरह का है कि उसने 4 शादियाँ की हुई हैं, तो कोई अदालत उसको हिजानत नहीं देगी जी, बिल्कुल। और क्योंकि हिजानत इनके पास है, तो ये उसकी हिजानत का दावा और उसके खर्चे का दावा इकट्ठा कर सकती है फैमिली कोर्ट में कि मैं उसकी कस्टडी भी रखूं नानी होने के हवाले से, और बाप जो है बेटी की तो क्योंकि दूसरी शादी हो गई है, लेकिन बेटी को लड़के की कस्टडी मिलनी इतनी दुश्वार नहीं है, क्योंकि वहाँ एक नामहरम मर्द के पास एक बच्चे का रहना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस नानी को ही अदालत देगी गालिबन। और जो वालिद है उसको तो मैं नहीं समझती कि कोई बाहोश जो जज है, फैमिली जज, वो है, वालिद को देने का इम्कान है ऐसे हालात में। लेकिन अब अगर ये कहें कि वो केस लगे पिंडी में, इसका इम्कान बहुत कम है। देखिए निकाह उनका लाहौर में, सो दैट इज द लोकस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड अब वो तलाक भी लाहौर में ही हुई, खुला इन्होंने यहाँ से ली। अब बेटी की दूसरी शादी कर दी है, वो चली गई है पिंडी में। हजानत का दावा ये करें, ये लाहौर में करें और लाहौर में खुद आए, बेटी को तो इसके लिए कोई ज़रूरत आने की है भी नहीं है, क्योंकि अब मसला ही ये है कि इनके पास अगर हजानत हो और यही खर्चा ले, ये दोनों चीज़ों के लिए कानूनी
तौर पे दावेदार बने। आपका कहना है कि नानी जो है वो नानी कोशिश करेंगे कस्टडी जो है बच्चे की, नानी भी ले ले और उसका खर्चा भी दे दे। और ये जो उन्होंने बताया जो सबसे बड़ी बात है कि अदालत ने कस्टडी तो इन्हीं को दी हुई है, मुझे यही अंदाजा हुआ है, और उसको विजिटेशन राइट्स दिए हैं कि हफ्ते में एक दफा वो जाके रात गुजारेगा वालिद के पास, और 3 साल का बच्चा है और वहाँ संभालने वाला कोई नहीं। लेकिन उसी सांस में इन्होंने बताया कि दादी है। अब ये दादी का जो होना है ना, ये नानी और दादी का उसका मसला है। अब हिजानत इस वक्त नानी के पास है, जो होता है मालूम भी होता है लॉजिकल कि नानी के पास है, लेकिन वहाँ अगर दादी है और एक ही शहर में है यहाँ, तो शायद अदालत इस पे इतना जो है इनकी बात को ना माने कि जी जब दादी देखने वाली है, एक रात की ही तो बात है और हो सकता है हफ्ते को जाए, इतवार को आ जाए। लेकिन ये अगर चाहें तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील कर सकती हैं और कह सकती है जी दादी बहुत बूढ़ी है, वो नहीं संभाल सकती। तो विजिटेशन राइट्स भी ताकि खत्म विजिटेशन राइट्स जो है फिर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते, इसलिए कि दिस इज द राइट ऑफ द चाइल्ड, कि दोनों वालिदैन का मोहब्बत का और साथ का उसको हक है, बच्चे का अपना हक है। तो बिल्कुल ख़त्म तो तभी हो सकते हैं कि अगर बहुत ही कोई क्रिमिनल हो वालिद, ये भी क्रिमिनलिटी ही है कि झूठे उसने निकाह नामे पे दावे किए हैं कि मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। और बल्कि हमने तो यहाँ रिकमेंड किया हुआ है लॉ एंड जस्टिस कमीशन को कि ये पार्लियामेंट को ये भेजे एक नया मुसव्वदा कि निकाह नामा जो है उसमें अगर आदमी एक गलत बयानी करे तो उसको जेल भी हो और 50,000 रुपए जुर्माना भी हो, या एटलीस्ट, और उससे गोइंग अप टू व्हाटएवर इज इनकम इज। लेकिन इस वक्त ये इस तरह के कवानीन नहीं है, इसलिए आदमी जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। जिस तरह पॉलीगैमी के लिए सेक्शन 6 सिर्फ मौजूद है, लेकिन बात यह है कि इसमें भी अगर वो रेगुलर डैमेजेस के सूट में जाना चाहे इन रेगुलर लॉ, तो आई थिंक इट कैन बी डन कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के ऊपर मबनी है ये सारा जो भी है सूरत हाल, तो करके तो देखने में एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन कि पहली दफ़ा अदालत में ऐसा केस आएगा तो फिर के बल्कि इस जो लेजिस्लेशन में भी तब्दीली आने का इम्कान जो है वो ज़्यादा हो जाता है बेहतर, क्योंकि फिर आप बता सकते हैं अपने उसको मुकन्नना को कि जी ये सूरत हाल है, आप कानून में इसको तब्दीली लाएं ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड कर ही ना सकें। लेकिन रात का तो शायद फिर हो सकता है कि इनको ना भेजना पड़े, लेकिन ये है कि बच्चे को मिलने के लिए किसी थर्ड पार्टी के घर, या क्या अगर उसका घर सूटेबल नहीं है या उसके घर में दिन भर के लिए जो जाना है वो कोई अदालत भी नहीं रोकेगी। जी यहाँ पे प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जी शहनाज, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैंने आपसे क्लास के बारे में पूछना था। जी थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। हेलो जी शहनाज अपना क्वेश्चन बोलें। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी हाई कोर्ट में। ठीक है। तो ये इन्होंने ना अपनी तरफ से तलाक ली और मुझे अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना। लाइन ड्रॉप हो गई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मिसेस शहनाज हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी, पसंद की शादी की, और अब कुछ जो मुझे रुझान लगा इनकी बात से, शायद इनको तो इनका सवाल पूरी तरह ना मिल सके, लेकिन जो मुझे रुझान लगा शायद और लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो मुझे अब शायद लड़के के घर वाले जो हैं वो ना वहाँ पर नहीं रहने दिया जा रहा, और वो अपनी मर्जी से जो है वो मतलब जो डिवोर्स उन्होंने कर दिया, जबकि मुझे रहना नहीं। इस तरह का कोई इंप्रेशन मुझे इनकी बातों से लगा। कुछ पूरी बात कर भी नहीं सकी और कुछ घबराई हुई भी थी कि शायद वो शौहर मजबूर होके अपने रिश्तेदारों या वालिदैन के उनको अपनी मर्जी से अब तलाक भी दे रहे हैं, लव मैरिज। एक तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि जब बच्चियाँ इस तरह का कदम उठाएं ना, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि लड़के वरगला भी लेते हैं लड़कियों को। कभी कभी तो यह है कि क्लास फेलो होते हैं, बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं, वो सूरत कुछ हाल और होती है। कई दफ़ा ऐसे ही बस स्टॉप पे देख लिया, वहाँ दोस्ती आशनाई हो गई, SMS के जरिए हो गई, फ़ोन के जरिए, ये बहुत खतरनाक काम होता है। यहाँ पे माजरत चाहूंगा, जानते ही नहीं। आपको जो है मैम थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहरा है। जी जहरा, और मुझे ये पता करना था कि मेरी डिवोर्स हुई थी लास्ट ईयर और बच्चे मेरे पास ही हैं, और हम एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स इन लॉ हैं उनको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक घर दिया हुआ है जिसमें मैं रहती हूँ।
ठीक है। तो वो लोग उसकी ग्रोसरी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और 10,000 मुझे कैश भी दे देते हैं। ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ बहुत बाउंड हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, उनका दिल करता है बच्चे ले जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी डिपेंडेंट हूँ ना। तो जब उनका दिल किया, बच्चे सो रहे हैं तो वो कहते हैं जी भेज दे, कभी सोते हुए भेजना पड़ता है, बिकॉज उनको मैं ना कर नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स नहीं होते और उनकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो मुझे और मेरे बच्चों को रख सके। ठीक है, आप क्या चाहती हैं? स्कूलिंग बच्चों की भी वो मेरे पेरेंट्स इन लॉ ही देखते हैं, और जो 10,000 कैश देते हैं वो बहुत कम पड़ता है दूध पानी के लिए ना। तो अब मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि हम यहाँ से अगर निकल जाएं और हम कोई रेंट का घर लें तो क्या फादर हमें मेंटेनेंस दे सकते हैं बच्चों की? फादर कहाँ होते हैं? यहीं पे ही होते हैं, वो भी कराची में। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अभी हमारे साथ शहनाज थी, उनका क्वेश्चन ये था जी, इससे पहले कि हम क्वेश्चन को जो है वो टेकअप करें, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। मिलते हैं ब्रेक के बाद।